नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभिन्न देशों के संविधानों के जो टॉपिक है उसमें से हम संविधान संशोधन की बात करेंगे, जिसमें हम दो देशों के संविधानों के बारे में चर्चा करेंगे। दो देशों के संविधानों के संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला होगा अमेरिकी संविधान संशोधन और दूसरा होगा स्विट्जरलैंड के संविधान के संशोधन। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए उसके साथ पैरेलल दूसरे देश के संविधान को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। तो हम आज अमेरिकी संविधान संशोधन और स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। अमेरिकी जो संविधान संशोधन है उसकी प्रकृति एक कठोर संविधान की है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया एक कठोर प्रणाली के रूप में अपनाई जाती है। जिस संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो वह कठोर संविधान, और जिसकी प्रक्रिया सरल हो तो वह लचीला कहलाता है। तो जो संविधान संशोधन की अगर बात करें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान संशोधन एक लचीली श्रेणी में आता है, जबकि जो अमेरिका का संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। यहाँ संवैधानिक विधि और साधारण विधि में अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों को संसद अपने साधारण बहुमत से पास करती है। अब अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में बात करें तो संवैधानिक विधि और साधारण विधि में तो अंतर नहीं होता, लेकिन संसद, क्योंकि इसमें संसद अपने साधारण बहुमत से इसे पास करती है। इसके विपरीत जो कठोर संविधान संशोधन है, जिसकी संशोधन विधि, अब कठोर की बात कर रहे हैं तो अमेरिका संविधान की कठोर है, तो इसमें क्या होता है कि संशोधन की विधि कठोर संविधान है, जिसकी संशोधन विधि बहुत कठिन होती है, ज़्यादा कठिन होती है। संवैधानिक विधि और साधारण विधि में अंतर होता है। संवैधानिक विधि को उच्चतर विधि माना जाता है, इसलिए उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत 2/3 या 3/4 हो सकता है। उससे बिल को पास किया जाता है और बाद में उसे प्रांतों की लोक निर्णय या पुष्टि के लिए भेजा जाता है। संविधान के जो अमेरिका संविधान है उसके 5वें अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार संशोधन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अमेरिकी संविधान के बारे में बात है। इसमें पहली है कि संसद का प्रस्ताव, संसद का जो प्रस्ताव है, संसद अर्थात कांग्रेस, तो वहाँ का प्रस्ताव दोनों सदनों से, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, वहाँ से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर उसे राज्यों का समर्थन के लिए भेजा जाता है। वहाँ से 2/3 से पास हो गया तो फिर उसे राज्यों का समर्थन के लिए भेजा जाएगा और हर राज्य की कांग्रेस उसे 2/3 बहुमत से पास करेगी। यदि कुल 3/4 राज्यों का समर्थन मिल जाता है, 3/4 राज्यों का समर्थन मिल जाता है तो वह संशोधन अधिनियम बन जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वह यह है कि यदि 2/3 राज्यों की ओर से ऐसी मांग की जाए तो कांग्रेस एक संविधान सभा बुलाएगी। 2/3 राज्यों ने यह कह दिया कि आप है ना जो मांग करते हैं कि भाई ऐसा संशोधन किया जाए, तो कांग्रेस एक संविधान सभा बुलाएगी और यहाँ वह बिल 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी 2/3 राज्य कहेंगे, फिर 2/3 से वहाँ पास होना चाहिए। कांग्रेस एक संविधान सभा बुलाएगी और संविधान सभा में वह 2/3 से पास होना चाहिए। फिर उस संशोधन बिल को राज्यों के समर्थन हेतु भेजा जाएगा, फिर वापस राज्य के समर्थन के लिए वह वापस आ जाएगा और अब हर राज्य में संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा। फिर जो वहाँ से संविधान सभा जो सेंटर की थी वहाँ से पास हो गया, फिर राज्य के पास आ गया, वहाँ 2/3 से पास हो गया, फिर प्रत्येक राज्य की संविधान सभा आयोजित की जाएगी और वहाँ वह 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। और यदि 3/4 राज्य की संविधान सभाओं ने उसे अपना समर्थन दे दिया तो वह बिल पास माना जाएगा। जब कोई संशोधन बिल राज्यों की पुष्टि के लिए भेजा जाता है, मान लो कोई बिल है वो अगर राज्यों की पुष्टि के लिए भेजा जाता है तो उसे अपनी कांग्रेस द्वारा पुष्ट करा सकते हैं। जब कोई संविधान संशोधन बिल राज्यों की पुष्टि के लिए भेजा गया तो उसे अपनी कांग्रेस द्वारा पुष्ट करा सकते हैं या संविधान सभा बुला सकते हैं। राज्य जो क्या करेंगे, वो या तो वो संविधान संशोधन की पुष्टि कर दें राज्य, या फिर वो अपनी खुद संविधान सभा बुला सकते हैं। जैसे संशोधन का एक बिल कांग्रेस से पास होकर राज्य के पास संविधान सभाओं द्वारा पुष्ट किया गया, जो 1951 का 22 संशोधन बना, अर्थात कांग्रेस से बिल पास होकर राज्य की संविधान सभाओं द्वारा पुष्ट किया गया। अब इसके कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला,
दूसरे संविधान संशोधन में क्या है कि संशोधन का कार्य कांग्रेस ही शुरू करेगी, यानी संशोधन का काम कौन करेगी? कांग्रेस। या तो वह बिल कांग्रेस से पास होकर राज्य के समर्थन को जाएगा, कांग्रेस से पास हुआ, राज्यों के समर्थन के लिए गया, या कम से कम 2/3 की याचिका पर कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सभा उसे पास करेगी, या तो कांग्रेस पास करेगी या राज्य की समर्थन, कांग्रेस से पास होकर राज्य के समर्थन के लिए जाएगा, या फिर कम से कम 2/3 राज्यों की याचिका पर कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सभा से पास करेगी और फिर राज्यों के समर्थन हेतु भेजा जाएगा। अभी तक इसका प्रयोग नहीं हो पाया, जो पहली स्थिति है उसका प्रयोग नहीं हुआ। खैर है कि कांग्रेस से पास होने वाला बिल राज्य के समर्थन को जाएगा, कांग्रेस से पास हो गया बिल वो राज्य के समर्थन के लिए जाएगा, तो कांग्रेस ही यह निश्चित करेगी उसे वहाँ की कांग्रेस पास करे या संविधान सभा बुलाए। अर्थात जो कांग्रेस से पास हो गया बिल वो राज्य के जाएगा ना, तो वहाँ पर वो कांग्रेस ये तय कर देती है कि यह बिल वहाँ के राज्य पास करे या फिर वो वहाँ की वो कांग्रेस की संविधान सभा बुलाए। तीसरा है 2/3 का बहुमत का अर्थ है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले। अगला है किसी राज्य की कांग्रेस अपना निर्णय हाँ या ना में दे सकती है। वहाँ राज्य की कांग्रेस के पास गया तो वहाँ की वह जो कांग्रेस है वो हाँ या ना में अपना निर्णय सुना सकती है और वह अपने ना को आगे चलकर हाँ में भी बदल सकती है, किंतु हाँ की जगह ना नहीं हो सकता। ना को तो हाँ किया जा सकता है लेकिन हाँ को ना नहीं किया जा सकता। अगला है जब 3/4 राज्य अर्थात 38 राज्यों का समर्थन मिल जाता है तभी संशोधन का कार्य पूर्ण हो जाता है। 3/4 राज्य जो ही समर्थन कर दें तो संशोधन का काम पूर्ण हो जाएगा, चाहे कुछ राज्यों ने अपना उस पर निर्णय न दिया हो। यानी कोई राज्य अगर उस पर निर्णय नहीं दिया हो ना तो भी वह पूर्ण हो जाता है। अगला है कांग्रेस समय सीमा निश्चित कर सकती है, कांग्रेस तय कर सकती है कि कितने समय में उसके राज्य अपना निर्णय देंगे या लेना उससे चाहिए, तो राज्य उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं, कांग्रेस उसकी समय सीमा निर्धारित करेगी। अगला है संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के अधीन नहीं होता, यानी जो संविधान संशोधन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के वीटो के अधीन नहीं आता। साधारण विधेयक या जो साधारण बिल होते हैं वो वीटो के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम संविधान जो संशोधन है अमेरिका का वो कठोर पद्धति का है, जिसमें कांग्रेस से बिल पास होता है और वहाँ की संसद उसे पास करते हैं तो राज्यों को भेजा जाता है और वहाँ के राज्य या तो संविधान सभा बुलाते हैं या संविधान सभा न बुलाते तो वहाँ के राज्यों का 3/4 जो राज्य हैं उसका समर्थन कर दें तो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार ये वहाँ कठोर संविधान संशोधन प्रणाली होती है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की संशोधन की प्रणाली। चूँकि स्विट्जरलैंड एक बहुल कार्यपालिका वाला देश है, इस संविधान की संशोधन प्रणाली बहुत ही कठिन है। स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रणाली भी कठिन श्रेणी में आती है। यहाँ संविधान में जब संशोधन का बिल संघीय व्यवस्थापिका से पास होने के बाद प्रांतीय सरकारों तथा मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। व्यवस्थापिका से पास हो गया, संघीय व्यवस्थापिका से पास होने के बाद प्रांतीय सरकारों तथा मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया गया। यहाँ की विचित्र बात यह है कि संशोधन के तीसरे अध्याय में, जो संशोधन का तीसरा अध्याय है, उसमें संशोधन के लिए 2 प्रक्रियाएं अपनाई गई, एक तो आंशिक संशोधन व दूसरा पूर्ण संशोधन। विचित्र बात यह है कि संविधान के जो तीसरा अध्याय है उसमें संशोधन के 2 बातें अपनाई गई हैं, एक आंशिक संशोधन और एक पूर्ण संशोधन के बारे में। आंशिक संशोधन से तात्पर्य है कि संविधान का थोड़ा सा भाग, और पूर्ण संविधान का संशोधन का तात्पर्य है संविधान में पूर्णतः परिवर्तन। अब हम यहाँ पार्शियल रिवीजन की बात करते हैं, आंशिक संशोधन की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के किसी भाग या उसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाए और इसके लिए निम्न में से कोई एक कदम उठाया जाता है। यानी आंशिक संशोधन में कोई एक कदम उठाया जाता है। जो संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है उसमें से पहला, यदि संघीय सभा संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास करती है, वहाँ की जो संघीय सभा है अगर वह संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास करती है तो उसे कैंटनों व मतदाताओं के समर्थन के लिए पेश किया जाएगा। संविधान सभा ने, संघीय जो सभा है उसने प्रस्ताव पास किया और फिर बाद में वह कैंटनों व मतदाताओं के समर्थन के लिए जाएगा, और यदि बहुमत से उसका समर्थन हो जाता है तो संविधान में संशोधन माना जाएगा, और बहुमत से अगर कोई संशोधन कर दे तो वह उसका संशोधन माना जाता है।
दूसरी बात है, संशोधन की मांग कम से कम 8 प्रांतों या 1 लाख मतदाताओं की ओर से भी उठ सकती है, यानी इनिशिएट कर सकते हैं या तो 8 प्रांत या फिर 1 लाख मतदाता। यदि ऐसी मांग केवल सामान्य सूत्रों के रूप में हो तो उसे लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी मांग उठी और केवल सामान्य सूत्रों के रूप में है तो उसे लोक निर्णय के लिए भेजा जाएगा। और यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो संघीय कार्यपालिका उसी को बिल का रूप दे देती है। और यह यदि लोक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो संघीय कार्यपालिका उसी को बिल का रूप देती है, जिसे पुनः लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब मतदातागण उसे स्वीकार कर सकते हैं या वे उसकी जगह मसौदा तैयार कर सकते हैं। ये प्रस्ताव हो जाता है कि जो संघीय कार्यपालिका उसी को बिल का रूप देती है, जिसे पुनः लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। अब मतदातागण क्या करते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं या वे उसकी जगह मसविदा पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस मसौदे को संघीय सभा में पास किया जाएगा और वहां से निकलने के बाद पास होने के बाद ये संघीय सभा उस प्रस्ताव या मसौदे को पास नहीं करती या उसकी जगह अपना प्रस्ताव पेश करती है तो फिर उसे लोक निर्णय के लिए पेश किया जाएगा और लोगों का निर्णय अंतिम होगा, अर्थात लोक निर्णय फिर बाद में होगा। दूसरा भाग है पूर्ण संशोधन। इसका अर्थ है कि वर्तमान संविधान की जगह बिल्कुल नया संविधान ले आए और इसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो इस प्रकार है। पहला, जो संघीय सभा, राष्ट्रीय सभा या राज्य परिषद, राष्ट्रीय सभा या राज्य परिषद का कोई भी सदन जो प्रस्ताव पास करेगा जो दूसरे सदन से भी पास होना चाहिए। राष्ट्रीय सभा जो संघीय सभा उसमें राष्ट्रीय सभा या राज्य परिषद 2 सदन होते हैं, वो उनमें से कोई एक ये प्रस्ताव पास करेगा और दूसरे सदन भी उसे पास करना चाहिए। यदि दोनों सदन उसे पास कर देते तो उसे लोक निर्णय के लिए पेश किया जाता है। आंशिक जो पूर्ण संशोधन है उसमें संघीय सभा पास करेगी और फिर वहाँ से पास होने के बाद उसे दूसरे सदन की यदि दोनों सदन उसे पास कर देते तो लोक निर्णय के लिए पेश किया जाता है। यदि मतदाताओं और कैंटनों की बहुमत से इसे प्रस्ताव मिल जाए, पास हो जाए तो संशोधन हो जाएगा। इसकी दूसरी स्थिति है यदि ऐसा प्रस्ताव एक सदन से पास होता है लेकिन दूसरे सदन में गिर जाता है। एक सदन से पास हो गया, दूसरे में गिर गया, तो ऐसा प्रस्ताव कम से कम 1 लाख मतदाताओं के उपक्रम से आता है तो उसे लोक निर्णय के लिए पेश किया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव एक उपक्रम से आया है 1 लाख मतदाताओं के, जिसमें से एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन में गिर गया, तो जो 1 लाख मतदाताओं से उपक्रम होकर जो मसौदा आ रहा है उसको लोक निर्णय के लिए वापस भेजा जाएगा। और यदि संघीय सभा सत्र में उसे पास नहीं करते तो भंग हो जाएगी। यदि संघीय सत्र उसे पास नहीं करता, जो संघीय सत्र चल रहा है उसमें अगर वो पास नहीं होता तो भंग हो जाएगी, तो वह फिर नई संघीय सभा उसे पास करेगी और उसके बाद उस पर लोक निर्णय होगा। यानी जो 1 लाख से इनिशिएट होकर आया है ना वो, यदि वह मतदाताओं व कैंटनों के बहुमत से हो जाता है, मतदाता और कैंटन उनके बहुमत से पास हो जाता है, संविधान संशोधन माना जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया का आंशिक संशोधन पूर्ण संशोधन का प्रयोग नहीं हो पाए। स्विट्जरलैंड की संविधान संशोधन प्रणाली कठोर है, जटिल है और पेचीदा है। हम इस प्रणाली को सरल शब्दों में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को लाने का काम संघीय सभा का कोई सदन या कम से कम 1 लाख मतदातागण। जो संशोधन जटिल प्रणाली है उसके बारे में बात करें कि हम इस प्रणाली को सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहली संशोधन के प्रस्ताव को लाने का काम सभा का संघीय सभा का कोई सदन या फिर कम से कम 1 लाख मतदाताओं की इनिशिएट द्वारा या फिर 8 कैंटनों के द्वारा शुरू होता है। संघीय सभा से अगर ये पास हो जाए तो उसे लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है और अब उसे फिर मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से पास होना जरूरी हो जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो ये है कि यदि मतदाता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, मतदाताओं ने जो प्रेषित प्रस्ताव किया उसको सामान्य सूत्रों के रूप में है तो संघीय कार्यपालिका उसे नियमित प्रस्ताव का रूप देगी। तो संघीय कार्यपालिका उसे नियमित प्रस्ताव का रूप दे देगी और जब लोक निर्णय होगा तो उसमें मतदाताओं तक कैंटनों का बहुमत मिलना चाहिए, मतदाता और कैंटन। अब हर पूरे कैंटन के 2 मत होंगे। अब पूरे जो कैंटन है उनके 2 मत होंगे, छोटे या आधे कैंटन का 1 मत होगा। छोटे कैंटन 1 मत देंगे और पूरे कैंटन 2 मत देंगे। तीसरे, यदि संघीय सभा का एक सदन उस प्रस्ताव को पास करता है किंतु दूसरा सदन ऐसा नहीं कर पाता तो उसे केवल मतदाताओं के निर्णय के लिए पेश किया जाएगा।
मतदाताओं के लिए पेश किया जाएगा और यदि वह लोक निर्णय से पास हो जाता है तो संघीय सभा भंग हो जाएगी, और लोक निर्णय से पास हो गया तो संघीय सभा भंग हो जाएगी, नए चुनाव होंगे, फिर नए चुनाव, अंत में उसे मतदाताओं तथा कैंटोनमेंट की बहुमत मिलना जरूरी है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अब तक 80 संशोधन हो चुके हैं। स्विस रूढ़िवादी नहीं है, उन्होंने लोक निर्णय से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया तथा पिछली गलती को सुधारते हुए एक अन्य लोक निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद प्रदान कर ली, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा प्रदान कर ली अपने आप को। रैपर्ड के अनुसार स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए अत्यधिक सुगम है, सरल है कि एक विरोधी संसद की इच्छा के खिलाफ अपने साधारण कानूनों की अपेक्षा अपने संविधान की मूल विधि को संशोधित करें। ये रैपर्ड कहता है कि वो अपने संविधान की मूल विधि को संशोधित करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।